सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब जो है वो शामिल किया जा सके। Now, the purpose of this video is just to provide the information. It is not a legal advice. अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें। वो आपके केस को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको सोशल मीडिया पे वैसे ही शेयर करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर किए हैं। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं सैयद अफाक हसन और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे यूके एमनेस्टी के ऊपर। जी, इस वीडियो को दोबारा बनाने की फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एमनेस्टी को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए और उन सब सवालों को आज की वीडियो में शामिल किया जाए जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने के लिए 1.3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो सब लोग मेरे सवालों को जानना चाहते हैं। मेरे पास ये सवाल भी आया कि इस वीडियो को जो है वो इंग्लिश में किया जाए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वन इन इंग्लिश एज़ वेल, बट फॉर द टाइम बीइंग जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज भी इस एमनेस्टी के ऊपर ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ इस तरह से कि क्या यूके कोई एमनेस्टी लेके आ रहा है और वो किन लोगों के लिए लेके आ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मोस्ट रीसेंट ईयर्स के अंदर यूके ने कुछ एमनेस्टीज जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो क्या थी और वो किन लोगों के लिए थी। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने के लिए। आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए जो सवाल मेरे पास आए हुए हैं उनके जवाब दूंगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके सवाल का जवाब जो है वो ऑलरेडी किसी ने पूछा हो और वो मैंने इस वीडियो में शामिल किया हो। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उन सब लोगों तक पहुंच सके जो भी इस वक्त एमनेस्टी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं या उनके कुछ सवाल हैं और वो उसका जवाब जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि फर्दर जो इन्फॉर्मेशन एमनेस्टी के बारे में मेरे पास आती है वो आप सब लोगों के साथ शेयर की जा सके। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोस्ट रीसेंट ईयर्स के अंदर यूके ने कौन सी एमनेस्टीज का ऐलान किया है और वो किन लोगों के लिए थी और आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं फ्यूचर में। मोस्ट रीसेंट ईयर में अगर हम एमनेस्टीज की बात करें तो यूके ने सबसे पहले 1993 में, जबकि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एमनेस्टी का ऐलान किया और उसको नाम दिया गया एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन का। जी, एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन 1993 में जो दी गई थी वो उन लोगों को दी गई थी जो कि जिनके केसेस जो थे, असाइलम के केसेस जो थे वो ऑलरेडी पेंडिंग थे क्योंकि होम ऑफिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। केसेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे तो उसको रिलीज़ करने के लिए उन्होंने 1993 के अंदर एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन का ऐलान किया। अब अगर उसको मैं बयान करूं तो वो कुछ ऐसे है कि उसको कानून में मुकम्मल तौर पे शामिल कर लिया गया जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन और डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन भी आप उसको कह सकते हैं। जिन लोगों के केसेस जो हैं वो एज अ रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो क्वालिफाई नहीं करते, होम ऑफिस की गाइडेंस के मुताबिक उन लोगों को जो है वो
आइदर एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन दी जाती है, डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन दी जाती है, या उनको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के तहत दिया जाता है। क्योंकि रेफ्यूजी स्टेटस को हासिल करने के लिए आपने ये साबित करना होता है कि यू हैव अ जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन इन योर कंट्री, और आपकी कंट्री में कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपकी गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही, आप रीलोकेट भी नहीं हो सकते। उसके अपने टेस्ट होते हैं। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है, नहीं तो आपको कंसिडर किया जाता है ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के तहत। अगर आप उसमें भी फॉल नहीं होते तो आपको डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन, क्योंकि जब आप असाइलम का केस करते हैं तो आपका ये मैटर ज़रूर डिस्कस होता है कि आप कितने साल से हैं, आपके करंट सर्कमस्टांसिस क्या हैं। तो 1993 में जो था फर्स्ट टाइम मोस्ट रिसेंट ईयर में कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट ने इस एमनेस्टी का ऐलान किया, लेकिन ये आप ज़रूर जहन में रखिए कि ये एमनेस्टी जो थी वो उन लोगों को दी गई जिन लोगों के केसेस ऑलरेडी होम ऑफिस के पास मौजूद थे और वो उनका इंतज़ार कर रहे थे डिसीजन आने का। इसके बाद जो नेक्स्ट एमनेस्टी दी गई 1999-2000 में, उसको नाम दिया गया बैकलॉग क्लियरेंस का। इसके अंदर उस वक्त लेबर गवर्नमेंट थी। लेबर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जिन लोगों के केसेस पेंडिंग हैं असाइलम के, जिनके केसेस जो फैमिलीज़ के केसेस हैं जिसमें उनके बच्चे पहले मौजूद थे, अक्टूबर 2000 में से पहले मौजूद थे उनके केसेस, तो उन सबको जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दी जाए। तो इसमें भी होम ऑफिस के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, तो उनको उन फैमिलीज़ को भी जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर दी गई। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शंस थी, उन लोगों को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, या जिन लोगों के 2 केसेस थे उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन जिन फैमिलीज़ के एक ही केस था और कन्विक्शन नहीं थी, क्रिमिनल कन्विक्शन उसमें मौजूद नहीं थी, उन सबको जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो इसमें ग्रांट कर दी गई थी। तो ये बात आपको यहाँ पे भी 2000 में भी यही नज़र आएगी कि जिन लोगों के केसेस ऑलरेडी होम ऑफिस में मौजूद थे, उन लोगों को ही एमनेस्टी का फ़ायदा हुआ। फिर 2006 के अंदर होम ऑफिस के ऊपर एक बार फिर प्रेशर आ गया, क्योंकि रफली 400 टू 450,000 केसेस जो थे वो पेंडिंग थे, और होम ऑफिस ने इस प्रेशर को देखते हुए गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि ये केसेस जो हैं विद इन 5 इयर्स जो है इसको मुकम्मल होना चाहिए। तो उन केसेस को जो 2006 से 2011 के दरमियान हुए, उनको लेगेसी केसेस का नाम दिया गया। एक बार फिर यहाँ आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि ये भी एमनेस्टी जो अनाउंस की गई उन लोगों के लिए थी जिनके ऑलरेडी केसेस पेंडिंग थे। सबसे ज़्यादा केसेस इस एमनेस्टी के अंदर, लगभग 161,000 लोग इससे फ़ायदा उठाया, और वो इससे फ़ायदा उठा के तो अपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो थे वो हासिल कर सके। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 38,000 केसेस जो थे रफली वो रिमूवल में चले गए, उनको रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद ये बहुत एहतियात के साथ जो होम ऑफिस ने किया कि 2,05,000 और 500 लोगों की जो एप्लीकेशन थी उनका कोई पता नहीं चला, वो एक शेल्फ में रख दिए गए। तो अगर आपका केस आप समझते हैं कि उन लेगेसी केसेस में से एक केस है, तो आप अभी भी किसी क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं और वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि लेगेसी केसेस में सबसे ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। पिछली एमनेस्टीज़ में भी फ़ायदा उठाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना लेगेसी केसेस के अंदर फ़ायदा उठाया। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपका केस जो है वो लेगेसी केसेस में आता है, तो आज भी 2,05,500 एप्लीकेंट जिनका कोई पता नहीं है, उनके केसेस जो थे वो शेल्फ में रख दिए गए थे। तो इस वीडियो के अंदर भी इस लेगेसी केसेस के अंदर भी फ़ायदा उन लोगों ने उठाया
जिनके केसेस जो थे वो पेंडिंग थे, होम ऑफिस में मौजूद थे। तो ये एक पैटर्न है, चाहे वो 1993 का देख लें, 2000 का देख लें, 2006 का देख लें, तो उसके अंदर उन्हीं लोगों को जो है इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया, जो लोग जो थे अपना केस जो ऑलरेडी होम ऑफिस में कर चुके थे और वो उसका वेट कर रहे थे। इनमें से किसी भी एमनेस्टी के अंदर ओवरस्टेज को या इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो एमनेस्टी नहीं दी गई। लेकिन अगर हम बात करें बोरिस जॉनसन की अब, तो बोरिस जॉनसन जब बात करते हैं तो वो ना तो पेंडिंग एप्लीकेशंस की करते हैं, ना वो ये बात करते हैं कि जिनके असाइलम के केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है उनको ये एमनेस्टी दी जाए। वो बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो भी इस वक्त यूके के अंदर मौजूद है, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है वो शामिल किया जा सकता है नेक्स्ट एमनेस्टी के अंदर। नेक्स्ट एमनेस्टी जो है वो किसी के लिए भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका केस अगर पेंडिंग है तभी हो। उसकी रीज़न मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि क्योंकि 2009 के अंदर जब जब बोरिस जॉनसन जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं और उस वक्त लंदन के मेयर थे, उनका कहना था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन सबको इस सिस्टम के अंदर लेके आया जाए, टैक्स सिस्टम के अंदर लेके आया जाए। इससे गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर वो उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं भी देते, अगर वो उनको डिस्क्रेशनरी लीव देते हैं जिसके अंदर वो ढाई ढाई साल का वीज़ा भी दे सकते हैं, 5 साल का भी दे सकते हैं, एज लॉन्ग वी कैन ब्रिंग देम इनटू द टैक्स सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, पिछली वीडियो में भी बताया कि इस वक्त अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि करंटली कितने इलीगल इमिग्रेंट यूके के अंदर मौजूद हैं। तो एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 1.3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं, जो कि रेगुलराइज नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बट दे आर स्टिल वर्किंग कैश इन हैंड। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि उनको जो है वो मिनिमम वेज पे काम पे नहीं रखा जाता, बल्कि उनको जो है बहुत कम वेज मिलती है, जिससे उनका गुज़ारा भी मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि ब्रेक्सिट हो चुका है और इनको वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ये नए-नए कानून लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूँ कि यूके एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि प्रीति पटेल ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो इस असाइलम सिस्टम को चेंज करना चाहती हैं। वो डेपोटेशन सिस्टम को चेंज करना चाहती हैं, जो कि डिकेड्स से जो है ऐसे ही चल रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई गई। तो अगर मैं उनकी स्टेटमेंट को देखूं और मैं बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट्स को देखूं, तो बिल्कुल मुझे ये लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि 2021 का साल जो है इट कैन बी द एंड ऑफ सफरिंग ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ओवरस्टेज इन द यूके, कि वो इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करूं और आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, आप आने वाली एमनेस्टी से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम शामिल कर लेते हैं यहाँ पे उन सवालों को, जो कि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मैं सब सवालों का जवाब तो इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकता। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, उनको आज की इस वीडियो में शामिल करें। तो सबसे पहले मेरे से सवाल ये पूछा गया कि क्या एमनेस्टी आने के चांसेस हैं या ये एक होप है? तो मैं उसका जवाब जो है वो अपने कमेंट्स में भी दिया है और यहाँ वीडियो में भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। मेरे ख़्याल से एमनेस्टी आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन होप है तो सब कुछ है। हम सिर्फ़ देखते हुए कि जो पीछे हुआ, अब जैसे कि अभी 1,09,000 केसेस जो असाइलम के जो हैं वो पेंडिंग हैं।
उसमें से 53,000 केसेस का अभी फर्स्ट इंटरव्यू भी नहीं आया। ये जो फिगर था ये पेंडेमिक से पहले का था। तो आप सोच सकते हैं पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं वो और पेंडिंग हो चुके होंगे। तो होम ऑफिस की एक पैटर्न को देखते हुए कि जो उन्होंने पहले किया कि जब भी उनके ऊपर प्रेशर आया कि ज़्यादा एप्लीकेशंस जो थी वो पेंडिंग हो गई, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो है एमनेस्टी निकाली और उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिया। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी, अगला सवाल मेरे से पूछा गया कि मैं यहाँ 5 साल से मौजूद हूँ, तो जब कोई एमनेस्टी आती है तो क्या उसमें 5 साल वाले को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो इसका जवाब मैं कुछ ऐसे दूँगा कि बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट को देखते हुए मुझे ये लगता है कि उसमें 5 साल वाला को ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं तमाम इल्लीगल इमिग्रेंट्स की। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने साल वालों की। जी बिल्कुल, पास्ट में ज़रूर उन्होंने कहा 5 साल, फिर उन्होंने 10 साल, 12 साल और 15 साल। लेकिन अगर वो बात करेंगे कि हमने 1.3 मिलियन को जो है वो एमनेस्टी में शामिल करना है, तो ये मेरे ख़्याल से तो ये बहुत जो है बड़ा टास्क होगा उनके लिए। लेकिन आप बिल्कुल 5 साल वाले जो हैं इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जो है इसको ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आप 5 साल से यूके में मौजूद हैं, तो आपके पास 5 साल का एविडेंस होना चाहिए कि आप होम ऑफिस में ये दिखा सकें कि आप 5 साल से यूके के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि लेंथ ऑफ रेजिडेंस जो है एमनेस्टी के अंदर जो जिसकी बात बोरिस जॉनसन कर रहे हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है। तो आपके पास लेंथ ऑफ रेजिडेंस का जो है प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ज़रूर बताऊँगा। जी, एक और सवाल को हम शामिल करते हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें इन्होंने पूछा है मेरे से कि मैं 1 साल लीगल रहा और 9 साल इल्लीगल रहा। तो अभी इस वक़्त करंटली इनका स्टेटस जो है वो इल्लीगल है। तो क्या ये क्वालिफ़ाई करेंगे अगर कोई 10 साल की एमनेस्टी आती है तो? तो इसका जवाब जो है बहुत सिमिलर है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। होम ऑफिस ने इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया कि अगर वो एमनेस्टी लेके आते हैं तो वो 5 साल या 10 साल या 12 साल वालों को मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले सवाल का भी जवाब इसी सवाल में शामिल कर दूँ कि मेरे पास सवाल है कि 7 साल या 8 साल से वो यहाँ पे मौजूद हैं। कोई मेरे से ये जानना चाहता है कि 12 साल से वो यहाँ मौजूद हैं। तो आप सबके सवाल जो हैं बहुत सिमिलर हैं और उनके जवाब भी बहुत सिमिलर हैं। मुझे आपके करंट सर्कमस्टांसेस का नहीं पता कि आप कितने साल से कैसे रह रहे हैं और आपके पास कौन से ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप इतने सालों से यहाँ पे हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए अपना लेंथ ऑफ रेजिडेंस प्रूव करने के लिए। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये आप एज़ लो कि आप इल्लीगल हो चुके हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने साल यहाँ पे लीगल रहे और कितने साल आप इल्लीगल रहे। आपको सिर्फ़ ये साबित करना होगा कि जितने साल से आप इधर मौजूद हैं, आपके पास उसका प्रूफ़ है। और और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि जब 2000 में जो आया था 1993 में 2000 2006 में, तो वो केसेस जो थे वो उन लोगों के लिए था जो लोग ऑलरेडी जिनके केसेस जो थे वो लगे हुए थे। लेकिन उसमें मैंने आपको एक और बात भी बताई है कि अगर आपका रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप असाइलम ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 10 साल से यहाँ मौजूद हैं, 12 साल से यहाँ मौजूद हैं, तो कानून तो ये कहता है कि आपको जो लॉन्ग रेज़िडेंस के ऊपर 20 इयर्स यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेस देन 20 इयर्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, आप कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर आर्टिकल 8 पे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के तहत आप ज़रूर अपना केस जो है वो होम ऑफिस में कर सकते हैं। तो इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ज़्यादातर सवाल मेरे पास इसी के ऊपर हैं और एक और सवाल हम इस वीडियो के अंदर शामिल करते हैं जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी सवालों से।
जी, ये सवाल जो है ये एमनेस्टी से रिलेटेड तो शायद नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब भी इस वीडियो में दे दिया जाए। मेरे से पूछा ये गया है, सवाल ये है कि इनके कोई दोस्त हैं जिनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया और उनका रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो 2022 तक है। तो क्या वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, जब 2022 में उनका 5 साल पूरे हो जाएँ, तो वो बिल्कुल वो एलिजिबिलिटी उनकी बन जाती है कि वो अपना वीज़ा जो है वो सेटलमेंट की तरफ लेके जा सकें। और फाइनली जो एक सवाल मेरे पास यहाँ मौजूद है, वो ये है कि आप जो थे वो 2007 के अंदर यहाँ पे आए, लेकिन आपने अपना केस जो है वो 2014 में स्टार्ट किया। तो 7 साल बाद आपने अपना केस स्टार्ट किया, लेकिन आपके पास जो एविडेंस इस वक़्त मौजूद है वो 2011 से मौजूद है। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका केस असाइलम का ही हो, तो आपको रिफ्यूजी का ही हो, तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट मिल सकती है। आप बिल्कुल ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर, जिसको हम आर्टिकल 8 भी कहते हैं, कि यू हैव बीन हियर फॉर लॉन्ग इनफ एंड नाउ यू वांट टू बी सेटल्ड हियर, और उसके लिए आपकी एक लाइफ बन चुकी है और अब आप जो है वो आपकी कम्युनिटी टाइज बन गई हैं। तो इसके ऊपर भी आप अपना केस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका केस होम ऑफिस के पास होगा तो वो आपके लिए ही बेहतर होगा। जो कि प्रीति पटेल ने नए असाइलम सिस्टम का ऐलान किया है, इंट्रोड्यूस करवाने जा रही, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि वो क्या है, वो क्या सिस्टम लाने वाली है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनकी बातों से लगता है कि वो ज़रूर कुछ ऐसा सिस्टम भी लेके आएँगी जिससे जो है रिमूवल, जो डेपोटेशन जो है वो उसको फ़ास्ट किया जा सके, ताकि जो जैसे पहले देखने में आता था कि बॉर्डर फोर्स एजेंसीज़ जो थीं वो घरों में जाके लोगों को चेक कर रही थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने एक क्रैकडाउन किया था इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर और उसके साथ-साथ ओवरस्टेज़ के ऊपर। अगर आपका केस होम ऑफिस में मौजूद नहीं है और आपको जो है वो रेड होती है और आपको वो डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वहाँ से वापस आ सकें, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाके अपना केस करते हैं तो आपके केस की उस तरह से क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने सवालों का जवाब आज मैं शामिल कर सका इस वीडियो में, वो ज़रूरी था कि मैं आपको एक ब्रीफ बता देता। अब मैं जाऊँगा अपनी कंक्लूजन की तरफ, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और इस वीडियो से, इन सवालों से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेट मी गेट टू द कंक्लूजन। मैं इसको कुछ ऐसे कंक्लूड करूँगा कि आपने जब देखना है कि आपका अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है कि नहीं है, आप कितने साल से हैं, आप किसी भी क्वालिफ़ाइड सॉलिसिटर से राब्ता करें, उसको अपने केस के बारे में बताएँ, उससे बात करें, ताकि वो आपको इससे बेहतर गाइड कर सके। मेरे पास जितने भी सवाल थे, उनके जवाब जो हैं वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लीगल एडवाइस नहीं है। इट इज़ द पर्पज़ ओनली कि आपको जो है जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ना कि लीगल एडवाइस दे सकें। इस वीडियो में क्योंकि आपके मुकम्मल जो इस वक़्त केसेज़ हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो मेरे सामने नहीं होते, तो आपको चाहिए कि आप किसी क्वालिफ़ाइड सॉलिसिटर से राब्ता करें फ़ौरी। अगर आप यहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेंट हैं या ओवरस्टेयर्स हैं, उससे अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिस्कस करें और वो आपको इस पे बेहतर गाइड कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। जी, इन कंक्लूजन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाना है, तो आपको अपना लेंथ ऑफ रेज़िडेंस जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो 3 साल का हो, 5 साल का हो या 10 साल का हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि
जैसे कि बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको जो है वो टैक्स सिस्टम में शामिल किया जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो 5 साल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सबसे पहली स्टेटमेंट थी, उन्होंने उन्होंने उसमें 5 साल का ज़िक्र ही किया था। इसके अलावा जिनके केसेस पेंडिंग हैं होम ऑफिस में, आपको मैंने बताया है कि इस वक्त 1,09,000 केसेस इस पहले मौजूद थे। अब पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा केसेस हो गए, तो उनके भी चांसेस हैं। क्या यूके एमनेस्टी लेके आ सकता है? तो मेरे ख्याल के मुताबिक जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। यूके बिल्कुल एमनेस्टी लेके आ सकता है। उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आपकी लेंथ ऑफ रेजिडेंस कितनी है। और मैं हमेशा, मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि आपका अगर कोई पुराना केस है जिसके ऊपर होम ऑफिस की कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई आपका मोबाइल बिल है, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल है, इनको अपने पास रखें ताकि ये आपको कारामद हो सकें, आपके काम आ सकें जब भी कोई एमनेस्टी का अनाउंस होता है। तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले बिल्कुल आपको याद दिलाऊँगा कि आप ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। उनके सवालों के जवाब शायद इस वीडियो में मौजूद हों। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे ही नई अपडेट आती है, जैसे ही होम ऑफिस से कोई अनाउंसमेंट आती है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इस वक्त के मुताबिक होम ऑफिस ने कोई ऐलान नहीं किया जिसके अंदर एमनेस्टी जो है वो आ चुकी हो। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।